अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा बायो का टॉपिक है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से रिलेटेड जितने भी पास्ट पेपर एमडीकेट में एमसीक्यूज आ चुके हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला एमसीक्यू है द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेनली हेल्ड टुगेदर बाय। वो कौन सी ऐसी चीज़ है, कौन सा मॉलिक्यूल होगा हमारे पास जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को हेल्ड करेगा, जो उसे स्टेबल करेगा, उसको डिस्ट्रॉय नहीं होने देगा। पहला ऑप्शन है प्रोटीन्स। प्रोटीन्स हमारे पास इनर और आउटर सरफेस दोनों पर मौजूद होती है, लेकिन ये हमारे पास स्ट्रक्चर में रिजिडिटी प्रोवाइड करती है और स्टेबल करने के लिए, उसे मेंटेन करने के लिए हमारे पास फ्लूइडिटी और स्टेबिलिटी दोनों की ज़रूरत होती है। वो हमारे पास लिपिड्स प्रोवाइड करते हैं। जनरली बात करेंगे हमारे पास लिपिड्स आएंगे, लेकिन अगर वे स्पेसिफिकली स्टडी करेंगे तो फॉस्फोलिपिड हमारे पास फ्लूइडिटी प्रोवाइड करेंगे और कोलेस्ट्रॉल जो होंगे वो हमारे पास स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा हमारे पास फॉस्फोलिपिड्स। सेकेंड एमसीक्यू है डैमेज टू वन ऑफ द फॉलोइंग इमीडिएटली किल्स दी सेल वेदर इट इज प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में हमारे पास मेन डिफरेंस भी यही होता है कि प्रोकैरियोट्स में हमारे पास न्यूक्लियस विजिबल फॉर्म में नहीं होता, क्लियर फॉर्म में नहीं होता, और यूकैरियोट्स न्यूक्लियस हमारे पास क्लियर फॉर्म में होता है। पहला ऑप्शन है न्यूक्लियस। अगर न्यूक्लियस की एग्जिस्टेंस ना होने से हमारे पास सेल डैमेज हो सकता, सेल डिस्ट्रॉय हो सकता, तो फिर प्रोकैरियोट सेल्स तो नहीं होने चाहिए थे, लेकिन फिर भी हमारे पास प्रोकैरियोट सेल्स एग्जिस्ट करते हैं, जैसे बैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया है। तो ये शो कर रहे हैं कि हमारे पास न्यूक्लियस की मौजूदगी लाजमी नहीं है। उसके बाद सेकंड ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया अगर देखा जाए, प्रोकैरियोट्स जितने भी हैं, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, इन सब में हमारे पास सिंगल मेम्ब्रेनस और डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स नहीं होते, लेकिन उसके बाद भी वो सेल्स एग्जिस्ट करते हैं। ये शो कर रहे हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया की मौजूदगी लाजिम नहीं है। उसके बाद चार्ली ऑप्शन है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन एक लिविंग बाउंड्री है। ये हमारे पास प्रोकैरियोट्स में भी होती है, यूकैरियोट्स में भी होती है, एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, एनिमल्स हैं, प्लांट्स है, बैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया है, फंजाई, एल्गी, इन सब में हमारे पास सेल मेम्ब्रेन लाजमी है। तो इसलिए इसके डैमेज होने से सेल की डेथ हो सकती है। इससे और थोड़ा सा भी इसमें डैमेज आएगा, थोड़ा सा भी इसकी डिस्ट्रक्शन होगी तो सेल की डेथ हो सकती है। इसकी एग्जिस्टेंस लाजमी है। सेल वाल हमारे पास एनिमल सेल्स नहीं होती, लेकिन उसके बाद भी एनिमल सेल एग्जिस्ट करते हैं, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। इसका करेक्ट ऑप्शन है सेल मेम्ब्रेन। थर्ड एमसीक्यू है विच पार्ट ऑफ द सेल सर्व्स एज एन इंट्रासेलुलर हाईवे। कुछ बुक्स में वहाँ पे लिखा हुआ है कि इंट्रासेलुलर हाईवे हमारे पास सेल मेम्ब्रेन काम करती है, लेकिन अगर देखा जाए सेल मेम्ब्रेन हमारे पास मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट तो नहीं कर रही होती, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमारे पास सेल मेम्ब्रेन तो यूज़ नहीं करते हम। सेल मेम्ब्रेन का काम होता है कि कुछ मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करती है, कुछ मॉलिक्यूल को हमारे पास कैरियर प्रोटीन की मदद से ट्रांसपोर्ट करती है, आयंस को इजीली ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकती, तो इसलिए ये हमारे पास हाईवे के तौर पर काम नहीं कर सकती। पहला ऑप्शन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे पास मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल होती है। मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को यूज़ करते हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कुछ बुक्स में लिखा हुआ है कि सेल मेम्ब्रेन है, लेकिन ये सेल मेम्ब्रेन नहीं हो सकती, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन हमारे पास फुल्ली परमिएबल नहीं कह सकते, फ्रीली परमिएबल नहीं है, वो सेमी परमिएबल या डिफरेंशियली परमिएबल है। वो हर मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकती, लेकिन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए काम आती है, क्योंकि ये हमारे पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक पूरा एक जालीदार नेटवर्क होता है, वहाँ पे पूरा फैला होता है। ये शो कर रहा होता है कि ये मॉलिक्यूल को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। फोर्थ एमसीक्यू है ग्लाइकोलिपिड्स इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर लोकेटेड एट। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ग्लाइकोलिपिड्स किस जगह पर लोकेटेड होते हैं? ग्लाइकोलिपिड्स कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म होती है। ग्लाइकोलिपिड्स को हम कलेक्टिवली कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं। ये हमारे पास गोल्जी अपरेटस में बनते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोसेस ग्लाइकोसाइलेशन। ग्लाइकोसाइलेशन प्रोसेस के जरिए ग्लाइकोलिपिड्स गोल्जी अपरेटस में बनते हैं। उसके बाद ये हमारे पास सेल मेम्ब्रेन में आउटर सरफेस पर ओलिगोसैकेराइड की फॉर्म में मौजूद होते हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा आउटर लीफलेट ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कार्बोहाइड्रेट्स हमारे पास सेल मेम्ब्रेन में लेस देन 1% होता है, लेकिन उसके बाद ये मौजूद भी आउटर सरफेस पर होता है। इनर सरफेस में हमारे पास कहीं पर भी कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होते। उसके बाद फिफ्थ एमसीक्यू है ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स हैव स्ट्रक्चरल रोल इन विच मैट्रिक्स स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट सेल्स। ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स हमारे पास किस स्ट्रक्चर में, एनिमल और प्लांट सेल दोनों के किस स्ट्रक्चर में एक स्ट्रक्चरल रोल प्ले कर रही होती है? अगर देखा जाए, ये हमारे पास आउटर सरफेस पर होती है, लेकिन आउटर सरफेस भी किस चीज़ का होता है, किस स्ट्रक्चर का आउटर सरफेस होता है? हमारे पास आउटर सरफेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर मौजूद होती है। अगर पहला ऑप्शन देखा जाए एक्स्ट्रा सेलुलर लिखा हुआ है, लेकिन ये नहीं बताया गया कि एक्स्ट्रा सेलुलर सरफेस ऑफ विच स्ट्रक्चर। यहाँ पे सिर्फ एक्स्ट्रा सेलुलर का लिखा हुआ है। ये स्ट्रक्चरल रोल, ये तो पता है कि एक्स्ट्रा सेलुलर रोल प्ले करते हैं, लेकिन ये नहीं पता कि किस स्ट्रक्चर में ये रोल प्ले कर रहे होते हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जनरली हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ये स्ट्रक्चरल रोल प्ले करते हैं, लेकिन डीपली स्टडी करेंगे एक्स्ट्रा सेलुलर रोल प्ले करते हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन।
6 MCQ है फ्लूइडिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ड्यू टू। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी किस वजह से होती है? अगर हम जनरली बात करेंगे हमारे पास फ्लूइडिटी प्रोवाइड करने के लिए लिपिड्स यूज़ होते हैं, लेकिन अगर हम लिपिड की टाइप्स को स्टडी करेंगे तो हमारे पास फास्फोलिपिड्स आएगा, कोलेस्ट्रॉल आएगा, स्फिंगोलिपिड्स आएगा। उन सब में जो चीज़ हमें फ्लूइडिटी प्रोवाइड करती है वो होते हैं फास्फोलिपिड्स, और स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए कोलेस्ट्रॉल इस्तेमाल होते हैं, और स्फिंगोलिपिड्स हमारे पास न्यूरॉन सेल्स में मौजूद होते हैं, न्यूरॉन प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा फ्लूइडिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ड्यू टू, यहाँ पे पहला ऑप्शन लिखा हुआ है लिपिड बाइलेयर। जनरली हमारे पास लिपिड बाइलेयर है, लेकिन प्रोटीन्स जहाँ पर भी प्रोटीन का लफ्ज़ आएगा सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन्स हमेशा रिजिडिटी प्रोवाइड करती है, फ्लूइडिटी में प्रोटीन का कोई काम नहीं होता। थर्ड, फोर्थ और सेकंड ऑप्शन में यहाँ हमारे पास प्रोटीन का जिक्र है, प्रोटीन कहीं पर भी फ्लूइडिटी प्रोवाइड करने के लिए इस्तेमाल नहीं होती, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है लिपिड बाइलेयर। 7 MCQ है अकॉर्डिंग टू फ्लूइड मोज़ेक मॉडल द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के मुताबिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कौन कौन सी चीज़ें मौजूद होती हैं? हमने पढ़ा था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कंपोजिशन में हमें बताया गया था प्रोटीन 60 to 80% होते हैं, लिपिड 20 to 40% होते हैं, और कार्बोहाइड्रेट्स लेस देन 1% होते हैं। ये तीनों मॉलिक्यूल्स हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में मौजूद होते हैं। तो पहला ऑप्शन है फास्फोलिपिड। अगर लिपिड्स हम ना भी लिखे, लिपिड्स की जगह पे कोलेस्ट्रॉल, फास्फोलिपिड्स, स्फिंगोलिपिड्स का लफ्ज़ आ जाए तो शो कर रहे हैं कि वो लिपिड की ही बात कर रहे हैं, फैटी एसिड लिपिड्स की बात हो रही है। तो फास्फोलिपिड्स भी होते हैं उसके अंदर। उसके बाद प्रोटीन्स का यहाँ जनरल प्रोटीन की बात नहीं की गई, प्रोटीन की टाइप्स की बात की है, इंट्रिंसिक प्रोटीन और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, ये दोनों भी हमारे पास मौजूद होती है। इंट्रिंसिक प्रोटीन अराउंड द सेल मेम्ब्रेन होती है और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन ऑन द सरफेस ऑफ सेल मेम्ब्रेन होती है। उसके बाद इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑल ऑफ दिस। 8th MCQ है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंट्रिंसिक प्रोटीन इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इंट्रिंसिक प्रोटीन की डिस्ट्रीब्यूशन जो होगी हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कैसे होगी? हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को इसलिए एक्सेप्ट किया गया था क्योंकि उसमें बताया गया था प्रोटीन हमारे पास इरेगुलर मैनर में होती है, रैंडम मैनर में होती है, मोज़ेक मैनर में। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल को इसलिए उन्होंने रिजेक्ट किया था क्योंकि उन्होंने कहा था कि यहाँ यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल के मुताबिक प्रोटीन एक लेयर की सूरत में होती है, फास्फोलिपिड बाइलेयर, और उसके बाद प्रोटीन आती है। उन्होंने कहा था कि प्रोटीन एक कंटिन्यूस मैनर में है, एक तरतीब से रेगुलर पैटर्न है, लेकिन उसको जब दोबारा स्टडी किया गया, डीपली स्टडी 1979 में स्टडी किया, तो उसके बाद पता चला कि प्रोटीन हमारे पास एक रैंडम मैनर में होती है। तो इस मॉडल के मुताबिक हमारे पास प्रोटीन जो होगी रैंडम मैनर में होगी। उसके बाद 9th MCQ है द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोपोजेस दैट मेम्ब्रेन्स आर। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के मुताबिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस फॉर्म में होती है, इनकी कंसिस्टेंसी क्या होती है? हमने पढ़ा था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कंसिस्टेंसी ऑयल लाइक कंसिस्टेंसी होती है, ऑलिव ऑयल लाइक कंसिस्टेंसी। ऑयल लाइक कंसिस्टेंसी शो करती है कि ये हमारे पास लिक्विड फॉर्म में नहीं हो सकती, लिक्विड होता है वाटर के रिलेटेड, वाटर फॉर्म, लेकिन फ्लूइड जो होता है वो हमारे पास ऑयल फॉर्म में होता है, ऑयल फॉर्म, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा फ्लूइड। उसके बाद 10th MCQ है हाइड्रोफोबिक कैरेक्टर इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज एग्जिबिटेड बाय। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हाइड्रोफोबिक कैरेक्टर कौन शो करते हैं? हाइड्रोफोबिक कैरेक्टर में अगर जनरली बात करेंगे हमारे पास लिपिड्स हाइड्रोफोबिक कैरेक्टर शो करते हैं, लेकिन अगर लिपिड्स को भी स्टडी करेंगे फास्फोलिपिड्स आएगा, फास्फोलिपिड्स को स्टडी करेंगे, फास्फोलिपिड के भी दो पार्ट हैं, हेड है और टेल है। हेड हमारे पास हाइड्रोफिलिक कैरेक्टर शो करता है, लेकिन उसकी टेल जो होगी हाइड्रोफोबिक या नॉन पोलर कैरेक्टर शो करती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा फास्फोलिपिड्स इन टेल। टेल जो होगी फैटी एसिड्स इन टेल, हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन है फैटी एसिड्स इन टेल, क्योंकि टेल में हमारे पास अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, इसलिए वो हाइड्रोफोबिक कैरेक्टर शो करती है। हेड हमारे पास हाइड्रोफिलिक इन कैरेक्टर होते हैं क्योंकि उसमें फास्फेट ग्रुप होता है। उसके बाद 11th MCQ है सेल्फ रिपेयरिंग इज प्रेजेंट इन। सेल्फ रिपेयरिंग मतलब कि ऑटोमेटिक कौन रिपेयर हो सकता है? अगर उसमें कोई डैमेज आ जाए, कोई भी डिस्ट्रक्शन आ जाए, कुछ भी आ जाए, मतलब फ़ौरन खुद रिपेयर किस तरीके से हो सकती है? कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जो खुद रिपेयर हो सकता है? पहला ऑप्शन है सेल वॉल। सेल वॉल हमारे पास नॉन लिविंग होती है, सेल वॉल नॉन लिविंग होने की वजह से खुद रिपेयर नहीं हो सकती। उसके बाद सेकंड ऑप्शन है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन हमारे पास लिविंग बाउंड्री है, लिविंग बाउंड्री होने की वजह से ये खुद रिपेयर हो सकती है। अगर इसमें कोई भी डैमेज आएगा, कोई भी डैमेज आएगा, डिस्ट्रक्शन आएगी, कुछ भी होगा तो ये खुद रिपेयर हो सकती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सेल मेम्ब्रेन। कैप्सूल और स्लाइम हमारे पास बैक्टीरिया के इन्वेलप के पार्ट्स हैं, ये खुद हमारे पास सेल्फ रिपेयर नहीं हो सकते, इनके साथ दूसरे स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व होते हैं, उसके बाद ये सेल्फ रिपेयर होते हैं। 12th MCQ है फाइबर्स ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स आर अटैच्ड टू विच पार्ट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के जो फाइबर्स होंगे वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के किस पार्ट से अटैच होते हैं?
फास्फोलिपिड्स के साथ अगर देखा जाए एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स की जो हमारे पास फाइबर्स हैं, हमने लेक्चर में पढ़ा था कि ये हाइड्रोफिलिक पार्ट ऑफ प्रोटीन से अटैच होते हैं। हमेशा एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के फाइबर की बात होगी तो वो हमेशा प्रोटीन के साथ, जनरली प्रोटीन के साथ अटैच होते हैं, लेकिन अगर उसको हम डीपली स्टडी करेंगे तो हमारे पास हाइड्रोफिलिक पार्ट ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन आएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है प्रोटीन्स। 13 MCQ है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाय वॉल्यूम इज मेनली मेड अप ऑफ। अगर वॉल्यूम के हिसाब से देखा जाए तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ज़्यादा कौन सी चीज़ होती है? प्रोटीन्स हमारे पास वेट के हिसाब से, परसेंटेज के हिसाब से सेल मेम्ब्रेन में ज़्यादा होती है, लेकिन फास्फोलिपिड्स या जनरल लिपिड्स जो होंगे वो हमारे पास वॉल्यूम के हिसाब से ज़्यादा होंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, क्योंकि ये हमारे पास स्पेस ज़्यादा कैरी करते हैं। स्पेस ज़्यादा कैरी करने की वजह से ये हमारे पास वॉल्यूम ज़्यादा होता है इनका प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। इसका करेक्ट ऑप्शन है फास्फोलिपिड्स। 14 MCQ है, विच वन इज नॉट साइटोप्लाज्मिक बॉडी। साइटोप्लाज्म के अंदर इनमें से कौन सी बॉडी मौजूद नहीं होती? अगर माइटोकॉन्ड्रिया देखा जाए फ्री फ्लोटिंग ऑर्गेनेल है, ये हमारे पास साइटोप्लाज्म में स्ट्रीमिंग मूवमेंट करता है। उसके बाद वैक्यूल एनिमल और प्लांट दोनों सेल्स में मौजूद होते हैं, ये हमारे पास साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं। उसके बाद राइबोसोम्स भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, इन सब के अंदर होते हैं, ये भी हमारे पास साइटोप्लाज्मिक बॉडी है। 4ली ऑप्शन है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होगी वो साइटोप्लाज्मिक बॉडी नहीं होती, साइटोप्लाज्म की बाउंड्री होती है, प्रोटोप्लाज्म की बाउंड्री होती है। ये साइटोप्लाज्म के अंदर नहीं होती, साइटोप्लाज्म जहाँ पे खत्म होता है वहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्टार्ट होती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सेल मेम्ब्रेन। 15 MCQ है, व्हाई फॉस्फोलिपिड्स आर मेजर पार्ट ऑफ द लिपिड बाइलेयर इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फास्फोलिपिड लिपिड बाइलेयर मेजर पार्ट लिपिड बाइलेयर के क्यों होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में? हमारे पास ये इसलिए होते हैं क्योंकि इनमें हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक कैरेक्टर दोनों मौजूद होते हैं। दोनों कैरेक्टर मौजूद होने की वजह से इन्हें हम मेन पार्ट कहते हैं, जब इनका मेजर रोल होता है लिपिड बाइलेयर में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा दे आर एम्फीपैथिक इन नेचर। एम्फीपैथिक होता है कि दो कैरेक्टर एक साथ शो करना। ये हाइड्रोफिलिक इनका हेड होगा और हाइड्रोफोबिक इनकी टेल होगी। ये दोनों कैरेक्टर इसे एम्फीपैथिक बनाते हैं। एम्फीपैथिक होने की वजह से ये हमारे पास लिपिड बाइलेयर में मेजर रोल प्ले करते हैं।